हाजिर हूँ आप सबके सामने आपका अपना स्टडी चैनल लेकर के स्टडी टिबलेट। कैसे हैं आप सभी? आप लोगों की स्टडी कैसी चल रही है? उम्मीद करता हूँ आप टाइम पर अपनी स्टडी करते होंगे। बारिश का समय चल रहा है। ऐसे समय में न तो ज़्यादा गर्मी है और न ही ज़्यादा सर्दी है। सब मौसम बना हुआ है। अपने खान पान का भी ध्यान रखें, स्वास्थ्य को भी संभाल के रखें। बहुत बढ़िया रहता है एक स्वस्थ शरीर बना करके रखना, और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ माइंड निवास करता है, और स्वस्थ दिमाग ही आप लोगों को अचीवमेंट की ओर लेकर के जाता है। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और स्टडी का जो टाइम टेबल है उसके अनुसार अपनी स्टडी करते रहें। बहुत ही कंपटीशन का जमाना है। ऐसे समय में मेहनत करने वालों का नंबर बहुत ही मुश्किल से होता है सक्सेस होने में। तो आप जो है यहाँ लापरवाही नहीं कर सकते अपने करियर को लेकर के। आपका करियर आपकी जिम्मेदारी है, न कि आपके किसी पेरेंट्स की और न ही किसी रिश्तेदार की। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए कंप्यूटर के एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन जो कंपटीशन एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन लेकर के आया हूं, और ये क्वेश्चन आप लोगों को कंप्यूटर के क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज्यादा मदद करेंगे। एक एक क्वेश्चन आपकी काफी मदद करता है। आप ये न सोचें कि ये क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं आएंगे, या ये क्वेश्चन मैंने बार बार पढ़े हैं। आपको जब तक पारंगत न हो जाएं किसी सेक्टर में, आप उसको रिवाइज करते रहिए। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी IPSEC द्वारा मुहैया कराई जाने वाली सिक्योरिटी कहाँ काम करती है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। क्या कह रहा है? इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी IPSEC द्वारा मुहैया कराई जाने वाली सिक्योरिटी कहाँ काम करती है? तो ये नेटवर्क लेयर में काम करती है। कहाँ? नेटवर्क लेयर। क्वेश्चन नंबर 2 है आमतौर पर वायरलेस प्रोटेक्टेड एक्सेसर WPA2 सिक्योरिटी और ऑथेंटिकेशन कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। क्या कह रहा है? आमतौर पर वायरलेस प्रोटेक्टेड एक्सेसर WPA2 सिक्योरिटी ऑथेंटिकेशन कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? तो आंसर है वाईफाई। कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? वाईफाई में। क्वेश्चन नंबर 3 है ऐसा अटैक जो कंप्यूटर रिसोर्सेज को उसके वांछित यूजर के लिए अनुपलब्ध करता है कहलाता है। ये कह रहा है कि एक ऐसा अटैक, ऐसा हमला जो कंप्यूटर रिसोर्सेज को उसके वांछित यूजर के लिए अनुपलब्ध करता है, क्या कहलाता है? जब हम कंप्यूटर चला रहे होते हैं तो वायरस का जो है अटैक हो जाता है, तो हमारा जो एप्लीकेशन हम चला रहे थे वो रुक जाता है, वो हैंग हो जाता है, और उसको हम फिर मूव करने की कोशिश करते हैं तो वो मूव नहीं करता, और वो हैंग होने के बाद फिर वो कोई भी काम नहीं करता है। तो वो यहाँ पर पूछा गया है इसके विषय में। तो आंसर है डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। इसको क्या कहते हैं? डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, यानी कि कोई भी कार्य करने मना करता है। क्वेश्चन नंबर 4 डैश को एक स्केरवेयर माना जाता है क्योंकि यह यूजर्स को डराकर या धमकाकर एक फीस चुकाने के लिए मजबूर करता है। तो ये कह रहा है कि किसको एक स्केरवेयर माना जाता है क्योंकि यूजर्स को यह जो है डराकर और धमकाकर एक फीस चुकाने के लिए मजबूर करता है। तो उसका नाम है रैंसमवेयर। तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। इसका आंसर है रैंसमवेयर। तो यहाँ पर ये जो है यूजर्स को किसी भी तरह से डराता है, कुछ भी एक्टिविटीज के द्वारा या मैसेज के द्वारा, और फिर उससे कहता है कि अगर आपको अपना पीसी सुरक्षित चाहिए तो आपको इतना पैसा जो है फीस करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है यूजर्स की पहचान में हेर फेर करके यूजर्स से गुप्त सूचना प्राप्त करने को खालिस्तान कहते हैं।
तो यूजर्स की पहचान में हेरफेर करता है पहले तो, और फिर हेरफेर करने के बाद यूजर्स से गुप्त सूचना जो है वो प्राप्त करता है, जैसे कि उसके पैन कार्ड नंबर है, या उसका बैंक अकाउंट नंबर है, या उसका एटीएम कार्ड नंबर है, या एटीएम ओटीपी आते हैं वो नंबर है। तो ऐसे ही जो है वो यूजर्स की पहचान को यूज करके उसके फेरबदल करके उससे गुप्त सूचना प्राप्त करता है। तो आंसर है फिशिंग स्कैम। इसको क्या बोलते हैं? फिशिंग स्कैम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। C++ में वह सिंटैक्स है जो एक वस्तु के डाटा मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या कह रहा है? C++ में वह सिंटैक्स है जो एक वस्तु के डाटा मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आंसर है ऑब्जेक्ट डॉट डाटा मेंबर। ऑब्जेक्ट डॉट डाटा मेंबर इसका आंसर है। तो बड़े ही लाजवाब क्वेश्चन है, इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखें, आपको बेनिफिट होगा। क्वेश्चन नंबर 7, जावा में बाइट डाटा टाइप की रेंज क्या है? तो जावा में बाइट डाटा टाइप की रेंज पूछा है क्या है? तो आंसर है 128 से 127। 128 से 127। क्वेश्चन नंबर 8 है, वह टेम्पररी मेमोरी कौन सी है जो एक प्रोसेसर को हाई स्पीड डाटा एक्सेस मुहैया कराती है? वह टेम्पररी मेमोरी कौन सी है जो एक प्रोसेसर को हाई स्पीड डाटा एक्सेस मुहैया कराती है? तो आंसर है कैच। क्या है? कैच। क्वेश्चन नंबर 9 है, कंप्यूटर मॉनिटर के लिए इमेज जनरेट कौन करता है? तो हमारा जो कंप्यूटर मॉनिटर होता है, जो स्क्रीन होती है जिस पर हम आउटपुट देखते हैं, तो उस मॉनिटर पर जो इमेज है वो कौन प्रोवाइड करवाता है? तो आंसर है वीडियो कार्ड। कौन? वीडियो कार्ड लगा होता है सीपीयू में, वो जो है कंप्यूटर में इमेज जनरेट करने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, यूजर इंटरफेस आपके लिए विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइलों और फोल्डरों को बनाना संभव करता है। तो देखिए बहुत ही बढ़िया प्रश्न है यहाँ पर, इस पर ध्यान दें। क्या कह रहा है? यूजर इंटरफेस आपके लिए विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइलों और फोल्डरों को बनाने की जो प्रक्रिया है उसको संभव करता है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है विंडो एक्सप्लोरर। तो क्या है इसका आंसर? विंडो एक्सप्लोरर। तो विंडो एक्सप्लोरर जो है वो और यूजर को इंटरफेस में विंडोज 7 में ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइलों और फोल्डर को बनाने में संभव मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर के बीच की लेयर को खाली कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर के बीच की लेयर को डैश कहते हैं? आंसर है ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? आपको एमएस वर्ड 2010 में रिव्यू करना है। रिव्यू का मतलब तो आप समझते होंगे, जो आपने पिक्चर तैयार की है या जो भी डाटा तैयार किया है उसको आप एक बार पुनः देखना चाहते हैं, रिव्यू करना है और जरूरी संशोधन भी करना है, उसमें कुछ काट छाट भी करनी है, ये कह रहा है। तो कौन सा फीचर इस्तेमाल करोगे? तो ये कह रहा है कि आपने जो है एमएस वर्ड 2010 में जो डाटा बनाया है, जो पिक्चर बनाई है, उसको रिव्यू करना है और उसमें आपको कुछ करेक्शन भी करनी है। तो आप कौन सा फीचर जो है वो इस्तेमाल करोगे? तो आंसर है इसका ट्रैक चेंज। हम कौन सा फीचर जो है इस्तेमाल करेंगे? ट्रैक चेंज। ट्रैक चेंज पर जाकर क्लिक करेंगे और उसमें रिव्यू होगा और उसमें हम एडिट भी कर सकते हैं। तो बहुत बढ़िया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? आप कैसे पावर पॉइंट 2010 में एक नई स्लाइड जोड़ोगे? आप पावर पॉइंट 2010 में किस प्रकार से एक नई स्लाइड को जोड़ोगे? तो आंसर है होम टैब पर न्यू स्लाइड पर क्लिक करके। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, ध्यान दीजिए। आप पावर पॉइंट 2010 में प्रेजेंटेशन को स्लाइड शो व्यू में कैसे देखेंगे? आप पावर पॉइंट 2010 में जो है प्रेजेंटेशन को स्लाइड शो व्यू में कैसे देखोगे, ये कह रहा है। तो आंसर है
स्लाइड शो टैब पर बिगिनिंग से, स्लाइड शो जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे, उसमें ऑप्शन आएगा बिगिनिंग, बिगिनिंग पर क्लिक करेंगे। इस तरह से हम जो है स्लाइड शो को देख पाएंगे। और हमारा जो 50 नंबर क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है ऑनलाइन ट्रेवल पोर्टल, ऑनलाइन ट्रेवल पोर्टल जो आप ऑनलाइन से ट्रेवल की सुविधा प्राप्त करते हैं वो मेक माई ट्रिप का मुख्यालय किस शहर में है। तो ये एक ऑनलाइन पोर्टल है मेक माई ट्रिप और इसका मुख्यालय पूछा कहाँ है, तो आंसर है गुरुग्राम में। मेक माई ट्रिप जो पोर्टल है ट्रेवल ऑनलाइन का उसका मुख्यालय गुरुग्राम में है। तो है ना लाजवाब क्वेश्चन। इस वीडियो को आप 2 से 3 बार जरूर देखिए। भारतीय गन्ना शोध संस्थान कहाँ है, तो भारतीय गन्ना शोध संस्थान पूछा है और ये कहाँ है ये पूछ रहा है, तो कोयम्बटूर में है। कहाँ है, कोयम्बटूर में जो है भारतीय गन्ना शोध संस्थान है। तो यहाँ पर गन्ने की जो किस्म है, क्वालिटी है कि पैदावार कैसे बढ़ाई जाए, ये सब वहाँ पर रिसर्च किए जाते हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय आलू शोध संस्थान कहाँ है। जो आलू है सब्जियों का राजा जिसे कहा जाता है, सभी के घर में आलू कभी ना कभी जो है 2 या 3 दिन में बनता ही रहता होगा, एक टाइम तो जरूर ही बनता होगा। और इस आलू का जो शोध संस्थान है ये पूछा है कहाँ है, तो शिमला में है। कहाँ है, शिमला में। क्वेश्चन नंबर 3 है केंद्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ है। तो देखिए चावल आज हमारे जो देश का मुख्य खाद्य है वो चावल है और चावल का जो शोध संस्थान पूछा है तो वो कहाँ है, कटक ओडिशा में है। ओडिशा के कटक में चावल शोध संस्थान है और बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 4 है केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान कहाँ है। केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान के विषय में पूछा है तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश में। जो राज्य है हमारा आंध्र प्रदेश, उसके राजमुंदरी में जो है तंबाकू शोध संस्थान है। तंबाकू पर रिसर्च किया जाता है। नंबर 5 क्वेश्चन है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है पूछा है। जो दालों से संबंधित है, दाल के ऊपर जो है रिसर्च करता है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये और ये जो है अक्सर कंपटीशन एग्जाम में आता रहता है। तो ये कानपुर में है। भारतीय दलहन शोध संस्थान जो है वो कहाँ है, ये है कानपुर में। और कानपुर कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। योगी राज है वहां पर। क्वेश्चन नंबर 6 है भारत का बगीचा किस शहर को कहा जाता है। भारत का बगीचा कहा गया है। बगीचा किसे कहा जाता है, फल फ्रूट का हो या फिर सब्जियों का हो। सब्जी को तो वैसे ट्रक कृषि कहते हैं और फूलों का हो उसको जो है बगीचा कहा जाता है। तो भारत का बगीचा कहा जाता है किसे, बंगलुरु को। कर्नाटक राज्य का शहर है ये बंगलुरु, इसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है बगीचों का शहर किसे कहा जाता है। वो तो था भारत का बगीचा किस शहर को कहा जाता है और बगीचों का शहर किसे कहा जाता है ये पूछ रहा है। तो बगीचों का शहर कहा जाता है किसे, कपूरथला को। किसे, कपूरथला को। उसमें बगीचे ज्यादा हैं और ये जो है बगीचा, भारत का बगीचा किस शहर को कहा जाता है, शहर को भी बगीचा कहा जाता है तो बेंगलुरु है। और बगीचों का शहर किसे कहा जाता है, कपूरथला। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है। चावल का कटोरा, देखिए 2 प्रश्न है। एक तो है चावल की टोकरी या चावल की डलिया और एक प्रश्न है चावल का कटोरा। तो चावल का कटोरा किसे कहा जाता है, आंध्र प्रदेश को। किसे, आंध्र प्रदेश को। और क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, धान की डलिया किसे कहा जाता है। धान की डलिया छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। किसे, छत्तीसगढ़ को कहा जाता है धान की डलिया। तो बहुत ही जो है बढ़िया प्रश्न है, इन पर फोकस कीजिए, कॉन्सेंट्रेट करते हुए इनको ध्यान से सुनते हुए आगे बढ़िए। 2 से 3 बार वीडियो को जरूर देखें। आप कहाँ मान के देखिए, आपको बेनिफिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है चीनी का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है। चीनी का कटोरा उस राज्य को कहा जाता है जहाँ चीनी सबसे ज्यादा, जहाँ गन्ना सबसे ज्यादा होता है। तो हमारे देश में जो गन्ना है वो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा होता है और वहीं पर जो है चीनी सबसे ज्यादा बनाई जाती है। तो इसे चीनी का कटोरा कहा जाता है उत्तर प्रदेश को। तो यहाँ बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। और जो शक्कर होती है ना,
गुड़ भी उत्तर प्रदेश में बनता है, लेकिन जो शक्कर होती है, गुड़ की जो शक्कर होती है, वो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय उद्यान कृषि अनुसंधान कहाँ है? भारतीय उद्यान कृषि अनुसंधान कहाँ है? तो ये पूछा है उद्यान कृषि क्या होती है, तो भारतीय उद्यान कृषि पूछा है, और ये कहाँ है? हेसरा घाट, हेसरा घाट बेंगलोर में है। तो बेंगलोर के हेसरा घाट नामक स्थान पर जो है क्या है? उद्यान कृषि का अनुसंधान है, उद्यान कृषि का अनुसंधान है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? अनाज की रानी किसे कहा जाता है? तो अनाज की रानी कहा गया है, एक जो है छोटी सी पंक्ति जो हम बोलते थे, हरी थी मन भरी थी, राजा जी के बाग में दुशाला हो खड़ी थी। तो वो इसका आंसर क्या है बोलो? इसका आंसर है हाँ मक्का। तो मक्का है, मक्का को ही अनाज की रानी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? सबसे पुराना फल कौन सा है? सबसे पुराना फल तो ताजा होते हैं, ताजा खाए जाते हैं और खत्म हो जाते हैं, लेकिन एक फल ऐसा भी है जो तो काफी लंबे समय तक बना रहता है और उसे हम खाते भी हैं। बहुत ही बढ़िया फल है, और गर्मी में हम कम खाते हैं, लेकिन सर्दी में हम उसको बहुत चाव से खाते हैं, और वो है खजूर। क्या है? खजूर, है ना? लाजवाब क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बड़ी मुश्किल से जो है सर्च करके लेकर के आता हूँ, तो मन लगा करके पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंगूर का बगीचा किस शहर को कहते हैं? अंगूर का बगीचा कहा गया है, और ये पूछ रहा है कि किस शहर को कहते हैं। सबसे पहले तो अंगूर की जो खेती होती है, इस एग्रीकल्चर को क्या कहा जाता है? वर्टिकल्चर इसको कहा जाता है। तो अंगूर का बगीचा जो है ये नासिक शहर को कहा जाता है, नासिक शहर को अंगूर का बगीचा कहा जाता है, और ये कहाँ है? ये हमारे महाराष्ट्र में है। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ये एक ऐसा संस्थान है जहाँ पर कृषि के ऊपर रिसर्च किया जाता है। किसानों को सीधा जो है रेडियो या मोबाइल फोन या अन्य जो सैटेलाइट सिस्टम है उसके माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से जो है किसानों को जागरूक किया जाता है, दर्शन से जो है सीधा प्रसारण भी किया जाता है। तो ये जो अनुसंधान संस्थान है ये नई दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 16 है, नाबार्ड का पूरा नाम बताओ। नाबार्ड एक जो है कृषि के क्षेत्र में बहुत ही बढ़िया कार्य करने वाली एक संस्था है नाबार्ड, और इसका पूरा नाम पूछा है तो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ये किसानों को जो है उपकरण, खेती के लिए उपकरण और सस्ता लोन आदि ये सब चीजें प्रोवाइड करवाता है, और ये 12 जुलाई 1982 को वजूद में आया था। 12 जुलाई 1982 को इसका गठन होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश बताओ। तो सिल्क एक रेशा है जिसका इस्तेमाल कपड़े बनाने में किया जाता है, और सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन। क्वेश्चन नंबर 18, बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बकरी का वैज्ञानिक नाम पूछा है, तो बहुत ही बढ़िया नाम है क्रेपा हिरकस। क्रेपा हिरकस जो है बकरी का वैज्ञानिक नाम है। क्वेश्चन नंबर 19 है, दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र क्या है? तो दूध की शुद्धता मापी जाती है, दूध में कितना पानी है, कितनी वसा है, और दूध में लैक्टोज कितना है, उसमें केसिन कितना है, ये सब जो है हमें बताता है, और वो यंत्र कौन सा है? वो है लैक्टोमीटर। क्या है? लैक्टोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, नारियल का वास्तविक या वानस्पतिक नाम क्या है? नारियल का वानस्पतिक नाम यानी कि वनस्पति के अनुसार नारियल का क्या नाम है? तो वो है कोकस न्यूसीफेरा। कोकस न्यूसीफेरा क्या नाम है? कोकस न्यूसीफेरा जो है नारियल का वानस्पतिक नाम है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी एक ऐसा अध्ययन है जिसमें विभिन्न तरह के पृथ्वी पर पाए जाने वाले छोटे बड़े कीटों का अध्ययन किया जाता है। वो जहरीले हैं या नहीं हैं, वो कैसे उत्पन्न हुए, ये सब उस पर रिसर्च किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 22, मकड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? मकड़ियों का अध्ययन, मकड़ी तो आपने देखी होंगी, आपके घर में मिलेंगी। बहुत से लोग बहुत बुरी तरह से जो है डर जाते हैं मकड़ी से, तो मकड़ियों का अध्ययन कहलाता है एरेनियोलॉजी। एरेनियोलॉजी जो है मकड़ी का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, फलों की मिठास का कारण क्या है? फलों की मिठास का कारण, जो फल होते हैं उनमें मिठास पाई जाती है और उसका एकमात्र कारक है फ्रक्टोज। क्या है? फ्रक्टोज। फ्रक्टोज के एक कारण जो है फल मीठे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है और ये कह रहा है भारतीय केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ है? तो भारत के द्वारा स्थापित किया गया औषधि पर जो रिसर्च करता है शोध संस्थान पूछ रहा है, तो ये हमारे भारत का जो केंद्रीय औषधि शोध संस्थान है ये लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 25, स्तनधारियों में सबसे बड़ी आंख किसकी है? तो जो स्तनधारी हैं, स्तनधारी का मतलब समझते हैं आप, जो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं, अपना दूध पिलाते हैं, उस प्रजाति को स्तनधारी कहते हैं। तो स्तनधारियों में मनुष्य भी स्तनधारी प्रजाति में आता है और महिलाएं अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं, और जो अन्य पशु हैं वो भी अपने बच्चे को जो दूध पिलाते हैं वो स्तनधारियों में आते हैं। तो स्तनधारियों में सबसे बड़ी आंख घोड़े की होती है। किसकी? क्या है हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है ब्लूटूथ किसके लिए व्यापक रूप से इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी है? तो ब्लूटूथ सभी जानते हैं, आपके मोबाइल में भी होता है, कंप्यूटर में भी होता है, और इसका जो है व्यापक रूप से इस्तेमाल किस टेक्नोलॉजी के लिए किया जाता है? यहाँ पर फिर से देखिए, ब्लूटूथ इसके लिए व्यापक रूप से इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी है। तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क के लिए, यानी कि WPAN, और नंबर बी ऑप्शन है लोकल एरिया नेटवर्क के लिए, यानी कि LAN, और क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के लिए, यानी कि MAN, और ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है? वाइड एरिया नेटवर्क के लिए ऑप्शन नंबर डी कह रहा है, यानी कि WAN के लिए। तो इनमें से किसके लिए जो है ब्लूटूथ का प्रयोग किया जाता है? तो वो है वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क के लिए। वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क के लिए जो है ब्लूटूथ का इस्तेमाल किया जाता है। हम 2 या 2 से अधिक मोबाइल या कंप्यूटर के आपस में जो है ब्लूटूथ के माध्यम से उनको जोड़ सकते हैं और डाटा का आदान प्रदान कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है। क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट है। पर्सन फिर से देखिए, ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट है। तो ऑप्शन क्या कह रहा है? एक क्लास का दृष्टांत, एक क्लास का दृष्टांत, या ऑप्शन बी है एक टेम्पलेट जो फील्ड और मेथड को परिभाषित करता है, और ऑप्शन सी क्या कह रहा है? एक बिल्ट इन डाटा टाइप, और ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है? एक अरे जो दृश्य टाइप्स के कलेक्शन को धारण करता है। तो इनमें से इसका राइट आंसर क्या है? देखिए, एक ऑब्जेक्ट के विषय में पूछा है और यह जो है प्रोग्रामिंग है, ऑब्जेक्ट है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, एक क्लास का दृष्टांत। तो ये एक क्लास का दृष्टांत होता है। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? ईमेल मैसेज को फॉरवर्ड करने के लिए इस्तेमाल होने वाला प्रोटोकॉल है। जो हम ईमेल को जो है भेजते हैं, तो उसका मैसेज फॉरवर्ड करने के लिए जो इस्तेमाल होने वाला प्रोटोकॉल है वो क्या है? तो वो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से आपको सर्च करना है। ऑप्शन ए कह रहा है सिंपल मेल प्रोटोकॉल। सिंपल मेल प्रोटोकॉल को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं SMTP। और ऑप्शन नंबर बी है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल यानी कि POP। और ऑप्शन सी है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल यानी कि शॉर्ट फॉर्म है IMAP। और डी ऑप्शन है सिक्योर सॉकेट लेयर। सिक्योर सॉकेट लेयर यानी कि SSL प्रोटोकॉल।
तो आप इनमें से किस आंसर को चुनेंगे? प्रश्न ये पूछ रहा है कि आप जो है ईमेल मैसेज को फॉरवर्ड करने के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग करेंगे? तो वो है सिंपल मेल प्रोटोकॉल यानी कि FMTP। बहुत बढ़िया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। विंडोज NT या सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा फाइल सिस्टम इस्तेमाल करता है? जो कंप्यूटर की विंडो होती है, जब हम उसको ऑन करते हैं तो विंडो ओपन होती है, तो उसके विषय में पूछा गया है। विंडोज NT या सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा फाइल सिस्टम इस्तेमाल करता है? तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है? न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम का शॉर्ट फॉर्म है NTFS। ऑप्शन बी कह रहा है फाइल एलोकेशन टेबल। फाइल एलोकेशन टेबल यानी कि FAT। ऑप्शन सी कह रहा है फाइल एलोकेशन टेबल 32। फाइल एलोकेशन टेबल 32 का शॉर्ट फॉर्म है FAT 32। और ऑप्शन डी है टेप फाइल सिस्टम। टेप फाइल सिस्टम। तो यहाँ पर विंडोज या सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है फाइल सिस्टम इस्तेमाल करता है, वो है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम NTFS। तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। MS वर्ड 2010। MS वर्ड से तो सभी जो है चित परिचित होंगे। आप लोगों ने MS वर्ड जो है कहीं ना कहीं कंप्यूटर पर जरूर ओपन भी किया होगा और किसी को ओपन किए हुए देखा भी होगा, कार्य करते हुए भी देखा होगा, आपने भी कार्य किया होगा। तो जी हाँ, वही MS वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट को सेव करते समय डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो हम जब MS वर्ड में जो है डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं तो पूछ रहा है डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो ऑप्शन है .ppt, ऑप्शन बी है .xlsx और ऑप्शन सी है .txt और ऑप्शन डी क्या कह रहा है? .docx। तो इनमें से जो है जो डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन है वो इनमें से जो आंसर है वो है .docx। आप जब फाइल को सेव करते हैं MS वर्ड में, तो आपके फाइल में जो आप नाम देंगे उसके सेव करते ही जो है उसके नाम के पीछे .docx आ जाता है ना? और नहीं पता है तो अभी आप अपने कंप्यूटर पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? आप MS एक्सेल वर्कशीट में एक कतार के अंदर एक खास रंग कैसे भरेंगे? तो ये पूछा है आप MS एक्सेल वर्कशीट में एक कतार के अंदर एक खास रंग कैसे भरेंगे? जब आप MS एक्सेल को ओपन करते हैं और उस पर जब आप कार्य करना शुरू करते हैं, ऑफिशियल वर्क उस पर किए जाते हैं, कोई टेबल बनाई जाती है, उसमें नंबरिंग की जाती है, तो उस एक जो रो है उसको आप खास रंग कैसे फिल करेंगे ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन क्या कह रहा है? देखिए ऑप्शन ए है फिल कलर कमांड इस्तेमाल करके। फिल कलर कमांड इस्तेमाल करके। ऑप्शन बी है बॉर्डर्स कमांड इस्तेमाल करके। तो बॉर्डर्स जो होते हैं उसका इस्तेमाल करके। और फिर ऑप्शन सी है फॉन्ट कलर कमांड इस्तेमाल करके। फॉन्ट कलर कमांड इस्तेमाल करके बता रहा है। और डी ऑप्शन है अलाइनमेंट कमांड इस्तेमाल करके। तो आप इनमें से किस कमांड को इस्तेमाल करेंगे जब आप उस एक रो में जो है स्पेशली कोई कलर फिल करना चाहेंगे? तो उसका आंसर है फिल कलर कमांड इस्तेमाल करके। जी हाँ, फिल कलर कमांड इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है आप एक्सेल 2010 वर्कशीट की एक सेल में टेक्स्ट की फॉन्ट कैसे बदलेंगे? ये भी जो एक्सेल है उससे संबंधित है। ये कह रहा है आप एक्सेल 2010 यानी कि 2010 वर्कशीट की एक सेल में, सेल यानी कि आपको पता है एक जो बॉक्स होता है वो सेल होती है और नीचे तक वो जाती है, तो उसमें जो है टेक्स्ट की फॉन्ट कैसे चेंज करेंगे? तो यहाँ पर ऑप्शन ए है होम टैब पर फॉन्ट कमांड के माध्यम से, टैब पर फॉन्ट साइज कमांड से।
और ऑप्शन सी है होम टैब पर फॉन्ट कलर कमांड से, और ऑप्शन डी क्या कह रहा है, अलाइनमेंट कमांड से। तो इनमें से किस कमांड का इस्तेमाल किया जाएगा उस सेल का फॉन्ट को चेंज करने के लिए? सेल के फॉन्ट को चेंज करने के लिए हम यूज करेंगे होम टैब पर फॉन्ट कमांड का, होम टैब पर फॉन्ट कमांड का। तो है ना लाजवाब क्वेश्चन। तो आप लोगों की नॉलेज बढ़ाने वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में F7 बटन किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो पावर पॉइंट भी आपने देखा होगा, उसमें देखिए स्लाइड वगैरह चलती है, और एक बहुत ही बढ़िया ये जो है प्रोग्रामिंग है। इसमें क्या है कि जैसे न्यूज वगैरह चलती है या आपकी वीडियो चलती है, उसके नीचे जो है नंबरिंग एक लाइन चलती रहती है, तो वो सब कैसे आता है, पावर पॉइंट के माध्यम से आता है। तो इसमें पूछा है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में F7 बटन किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए है ग्रामर की जांच के लिए, ऑप्शन बी है स्लाइड शो के लिए, और ऑप्शन सी है स्पेलिंग जांच के लिए, और ऑप्शन डी है किसी के लिए नहीं। तो यहाँ पर आप क्या अपना क्या आंसर पुट करना चाहेंगे? तो यहाँ पर हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में F7 का प्रयोग जो है स्पेलिंग जांच के लिए करेंगे। स्पेलिंग जांच के लिए हम चेक करेंगे कि जो हमने स्पेलिंग या टेक्स्ट जो टाइप किया है क्या वो ग्रामेटिकल रूप से ठीक है, तो उसके लिए जो है हम F7 का प्रयोग करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, भारत में अमेजन द्वारा संचालित एक सबसे बड़ी फुलफिलमेंट केंद्र किस शहर में स्थित है? तो भारत हमारे देश में एक अमेजन के द्वारा संचालित एक सबसे बड़ी फुलफिलमेंट केंद्र खोला गया है। वो किस शहर में खोला गया पूछा है। ऑप्शन ए है चंडीगढ़, ऑप्शन बी है सोनीपत, ऑप्शन सी है गुरुग्राम, और ऑप्शन डी है बेंगलुरु। तो इसमें से आपका आंसर है सोनीपत। आपके भारत से भी हरियाणा राज्य के एक जिला सोनीपत से जो है इसका संबंध है। सोनीपत में क्या खोला गया है? सोनीपत में फुलफिलमेंट केंद्र खोला गया है। और सोनीपत कब बना था? 22 दिसंबर 1972 को। 22 दिसंबर 1972 को ही भिवानी जिला भी बना था। और ये हमारे 7वें 8वें और 9वें जिले हैं। ये हमारे कौन से जिले हैं? 9वें और 8वें जिले, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है देखिए, राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान NPTI का मुख्यालय कहाँ है? जो हमारे देश के लिए विद्युत उत्पादन करने का जो केंद्र है उस संस्थान का मुख्यालय पूछा है, और इसका शॉर्ट नेम क्या है? NPTI। इसका मुख्यालय ऑप्शन ए नई दिल्ली में है, ऑप्शन बी फरीदाबाद में है, ऑप्शन सी चंडीगढ़ में है, या ऑप्शन डी गुरुग्राम में है। तो इसका मुख्यालय फरीदाबाद में है। कहाँ है? फरीदाबाद में। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, भारत में प्रीमियर औद्योगिक एसोसिएशन CII का पूरा नाम क्या है? तो भारत में प्रीमियर औद्योगिक एसोसिएशन जो है CII, उसका पूरा नाम पूछा है तो क्या है? तो देखिए यहाँ पर क्या बताया है, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। क्वेश्चन नंबर बी है कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। ऑप्शन सी क्या कह रहा है, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। तो इनमें से जो है क्या इसका पूरा नाम है? CII का पूरा नाम पूछा है, और ये भारत में प्रीमियर औद्योगिक एसोसिएशन है। तो इसका आंसर है कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है नेटवर्किंग में LAN का क्या मतलब है? तो नेटवर्किंग में इसका पूरा नाम पूछा है LAN का, इसको हम LAN बोलते हैं। तो ऑप्शन ए है लाइन एरिया नेटवर्क, ऑप्शन बी है लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन सी है लॉन्ग एरिया नेटवर्क, और ऑप्शन डी है लास्ट एरिया नेटवर्क। तो सभी समझ गए होंगे इसका आंसर क्या है। इसका आंसर सबको पता है, और वो है लोकल एरिया नेटवर्क। ये कंप्यूटर्स को जो है लोकल एरिया में जो है कनेक्ट करके रखता है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, फायरवॉल यह नहीं मुहैया करा सकती। फायरवॉल जो होती है
वो ये मुहैया नहीं करवा सकती कह रहा है। तो क्या ऑप्शन ए है इन्फेक्टेड USB फ्लैश ड्राइव, ऑप्शन बी है अप्रमाणित इटरेटिव लॉग इन सुरक्षा, लॉगिन से सुरक्षा, और ऑप्शन सी है नेटवर्क बॉर्न हमलों से सुरक्षा, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या है? फायरवॉल क्या मुहैया नहीं करा सकती? इन्फेक्टेड USB फ्लैश ड्राइव जो है ये मुहैया नहीं करवा सकती। और हमारी इस वीडियो का 14th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कंप्यूटर नेटवर्क्स में DMZ पद का क्या अभिप्राय है? जो DMZ होता है तो कंप्यूटर नेटवर्क में उसका क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए है डाटाबेस मैनेज जोन, ऑप्शन बी है डिमिलिटराइज्ड जोन, और ऑप्शन सी है डाटा मिलिटराइज्ड जोन, तथा ऑप्शन डी है डाटाबेस माइग्रेट जोन। तो इनमें से क्या आंसर हो सकता है इसका? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी डिमिलिटराइज्ड जोन। तो अब हमारा कह रहा है, तो देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरणों में शामिल है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरणों में क्या शामिल है? ऑप्शन ए है ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी है यूटिलिटी प्रोग्राम, ऑप्शन सी है कंप्लायर्स, और ऑप्शन डी है ये सभी। क्वेश्चन है इसका आंसर है ऑप्शन डी ये सभी इसका आंसर है। तो आप प्रमुख प्रजनन केंद्र हम इस वीडियो में देखेंगे। प्रमुख प्रजनन केंद्र जो हमारे राज्य में जीवों के लिए संरक्षण और प्रजनन के केंद्र स्थापित किए गए हैं केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा। उन प्रमुख प्रजनन केंद्रों को आज हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। फिर उसके बाद कुछ जो है जीके के क्वेश्चन है, हरियाणा जीके के बड़े ही लाजवाब क्वेश्चन है जो आपके नॉलेज को जो है इंक्रीज करेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है? मयूर एवं चिंकारा। ये चिंकारा और मयूर क्या है? मयूर का मतलब आपको पता है मोर है, और चिंकारा एक हिरण की प्रजाति है। तो मयूर एवं चिंकारा झाबुआ रेवाड़ी में है। तो मयूर और चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ है पूछा है, तो ये जो है झाबुआ गांव है रेवाड़ी जिले में। तो वहां पर जो है मयूर और चिंकारा प्रजनन केंद्र है। नंबर 2 है चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ है? तो चिंकारा प्रजनन केंद्र पूछा है, और यह केंद्र केरू में है। और केरू कहाँ है? केरू एक गांव है भिवानी जिले का। तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। यहाँ पर चिंकारा प्रजाति को जो है संरक्षित किया गया है, और उनको उनका प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है ताकि उनको अपनी जनसंख्या को बढ़ाने का मौका मिल सके। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गिद्ध प्रजनन केंद्र कहाँ है? तो गिद्ध प्रजनन केंद्र आपको पता है कि एक समय ऐसा आया था हमारे देश से जो है गिद्ध बिल्कुल गायब हो गए थे, बाज गायब हो गए थे। तो इनको पुनः स्थापित किया गया है, और गिद्ध प्रजनन केंद्र हरियाणा के पंचकुला जिले में पिंजौर शहर में है, पिंजौर नामक शहर में है। क्वेश्चन नंबर 4 है रेड जंगल फाउल। रेड जंगल फाउल कहाँ है? तो ये एक बहुत ही बढ़िया जीव है, और ये इसका जो प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है वो भी पंचकुला के पिंजौर में स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है मगरमच्छ प्रजनन केंद्र। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ है? हमारे राज्य में जो है मगरमच्छ की प्रजाति को बचाए रखने के लिए, उनको संरक्षण प्रदान करने के लिए मगरमच्छ प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है, और ये कुरुक्षेत्र के भौर मैदान में है, कुरुक्षेत्र के भौर मैदान। क्वेश्चन नंबर 6 है फीसैंट प्रजनन केंद्र कहाँ है? फीसैंट प्रजनन केंद्र पूछा है। ये भी बहुत ही बढ़िया जीव है, और इसको संरक्षित करने के लिए तथा इसको प्रजनन क्षमता को और तीव्र करने के लिए जो है एक प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है, और ये हिमालय की शिवालिक पहाड़ियों की मोरनी हिल्स में स्थापित किया गया है, और ये पंचकुला में है। क्वेश्चन नंबर 7 है ब्लैक बक प्रजनन केंद्र कहाँ है? ब्लैक बक प्रजनन केंद्र क्या है? ये हमारा जो है
स्टेट एनिमल्स है, तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ब्लैक बक प्रजनन केंद्र पीपली कुरुक्षेत्र में है। कुरुक्षेत्र जो जिला है उसके पीपली में जो है ब्लैक बक प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। तो है बहुत ही बढ़िया, आप लोगों के लिए नॉलेज इंक्रीजिंग करने वाले क्वेश्चन है। और प्रजनन केंद्र से एक क्वेश्चन जो है कंपटीशन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। आप हरियाणा के किसी भी टेस्ट को उठा करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर इन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए, और यहाँ आपकी सुविधा के लिए जिस गांव में है वो भी बताया गया है और जिस जिले में है वो भी बताया गया है। तो वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखें, और आपका एक एक नंबर बड़ा ही कीमती है। एक एक नंबर का मतलब है लाखों स्टूडेंट से ऊपर नीचे हो जाना। तो देखिए, अब हम अपने हरियाणा जीते गए क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा की जलवायु कैसी है? देखिए, जलवायु देखी जाती है तो किसी क्षेत्र विशेष में या हमारे देश के एक बहुत बड़े भौगोलिक क्षेत्र में एक समान जो मौसमी दशाएं रहती हैं उनको जलवायु कहते हैं। तो हरियाणा की भी एक जलवायु पाई जाती है। तो हरियाणा में कौन सी जलवायु पाई जाती है? उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क। उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु जो है हरियाणा की जलवायु है। अब है क्वेश्चन नंबर 2, हरियाणा की भूगर्भिक संरचना में परिवर्तन कब हुआ? तो हरियाणा की भूगर्भिक संरचना पूछा है कि पहले ये एक क्रू जंगल के नाम से जाना जाता था, और फिर बाद में जो है ये बहुत ही विस्तृत एक भूगर्भिक संरचना हुई, और ये संरचना जो है मेसोजोइक काल में हुई। मेसोजोइक काल में। क्वेश्चन नंबर 3 है, समुद्र तल से हरियाणा की औसत ऊंचाई कितनी है? समुद्र तल से हरियाणा की औसत ऊंचाई 200 से 300 मीटर है। 200 से 300 मीटर की ऊंचाई पर जो है ये पृथ्वी तल पर मौजूद है। और क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा को गेहूं की कटोरी भी कहा जाता है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न यहाँ बीच में बताया गया है। तो यहाँ क्या कहा गया कि हरियाणा को जो है गेहूं की कटोरी कहा गया है। तो गेहूं के मामले में 3 स्टेट है हमारे देश में। कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। यही जो है आगे पीछे रैंकिंग में चलते आ रहे हैं। तो इसी वजह से हमारे जो हरियाणा है, हरियाणा को जो है गेहूं की कटोरी कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा में अरावली की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? तो अरावली की पहाड़ियां पूछा है। भारत में सबसे पुरानी जो भौगोलिक आकृतियां हैं, जो पहाड़ियां हैं, वो अरावली की पहाड़ी हैं, और ये संसार भर में पुरानी पहाड़ियों में से ही एक है। तो अरावली की पहाड़ियां जो है हरियाणा के मेवात जिले में है। कहाँ है? मेवात जिले में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इंदौरी नदी किस नदी में मिल जाती है? इंदौरी नदी है हरियाणा में जो है प्रमुख रूप से 8 नदियां बहती हैं, और इनमें से एक नदी इंदौरी नदी भी है। और इंदौरी नदी जो है कहाँ जाकर के लुप्त हो जाती है, किस नदी में मिल जाती है? तो यहाँ बताया गया है साहिबी नदी में। कटौती के निकट साहिबी नदी में इंदौरी नदी विलीन हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हरियाणा में सर्वाधिक झाड़ियां कहाँ पाई जाती हैं? हरियाणा में अब भी अगर किसी जिले को देखा जाए कि जहाँ पर झाड़ियां ज़्यादा पाई जाती हैं तो वो है गुरुग्राम। और जंगल के मामले में अगर पूछा जाता है तो पंचकुला है, और गहरे सघन जंगल अगर पूछे जाते हैं तो वो यमुनानगर है। तो अभी हमारे राज्य में जो है हरियाणा में जंगल क्षेत्र बहुत ही कम होता जा रहा है, फॉरेस्ट एरिया नहीं बचा है। बस यही गिने चुने 2-3 जिले हैं जहां पर कुछ मात्रा में फॉरेस्ट बचे हुए हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे ज्यादा जो झाड़ियां हैं वो गुरुग्राम में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, हरियाणा में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है पूछा गया है। तो सभी जानते हैं हिमालय की जो पहाड़ियां हरियाणा से लगती हैं, जिनको हम शिवालिक पर्वत श्रेणियां बोलते हैं, उस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है, और इस क्षेत्र को कहते हैं उत्तर पूर्व। हरियाणा के उत्तर पूर्व में जो है सर्वाधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो जो है कवर की है, तो इसमें आपको वीडियो में कैसे लगे क्वेश्चन
ज़रूर आप हमें जो है बीच में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो आपको अच्छी लगती है, क्वेश्चन आपको कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से यूजफुल लगते हैं, आपकी अगर नॉलेज इंक्रीज होती है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और साथ ही साथ आप अपने चित परिचित जो रिलेटिव्स हैं, जो आपके दोस्त हैं, जो जानकार हैं, जो किसी न किसी जॉब की तैयारी कर रही हैं, उनको भी इस वीडियो का लिंक जरूर से जरूर शेयर करें। हम किसी का भला करेंगे तभी हमारे कर्म हमारा भी भला करने में हमारी हेल्प करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। पंजाब से सीमा बनाने वाले जिले बताओ। तो पंजाब राज्य जो है हमारे राज्य से सटा हुआ है, और हालांकि पंजाब राज्य से ही हमारे हरियाणा का जो है निर्माण हुआ है, तो इसलिए जो है पंजाब राज्य से लगने वाले जिले क्या हैं? सिरसा है, फतेहाबाद है, जींद है, कैथल है, कुरुक्षेत्र है, अंबाला है और पंचकुला है। तो क्या क्या है? सिरसा, फतेहाबाद, फिर इसके बाद जींद और कैथल, कुरुक्षेत्र, अंबाला और पंचकुला, ये जो है पंजाब राज्य से इनकी सीमाएं लगती हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है राजस्थान। राजस्थान से जिन जिलों की सीमाएं लगती हैं उन जिलों के नाम बताइए, ये पूछा है। तो राजस्थान से कौन से जिलों की सीमाएं लगती हैं? तो देखिए सिरसा, फतेहाबाद और हिसार। सिरसा, फतेहाबाद, हिसार की सीमाएं लगती हैं। और फिर इसके बाद भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और मेवात। तो क्या है? भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और मेवात जिलों की सीमाएं। ये जो जिले हैं, कितने जिले हैं? 1 2 3 4 5 6 7 जिले हैं, इनकी सीमाएं जो हैं राजस्थान से लगती हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है उत्तर प्रदेश से सीमा बनाने वाले जिले बताओ। तो उत्तर प्रदेश से किन जिलों की सीमाएं लगती हैं, ये पूछा है। तो ये आपको बताने हैं। तो कौन कौन से जिले हैं? तो देखिए यहाँ पर बताया गया है, यमुनानगर है, फिर इसके बाद करनाल है, और फिर इसके बाद पानीपत है, सोनीपत है, और फरीदाबाद और पलवल। ये जो है उत्तर प्रदेश से लगने वाले जिले हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हिमाचल प्रदेश से सीमा बनाने वाले जिले बताइए। तो हिमाचल प्रदेश से किन जिलों की सीमाएं लगती है, पूछा है। हिमाचल प्रदेश से जिन जिलों की सीमाएं लगती हैं वो ये है, पंचकुला है, अंबाला है, यमुनानगर है। पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर की सीमाएं अंबाला से लगती है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? उत्तराखंड से सीमा बनाने वाले जिले। उत्तराखंड से सीमा बनाने वाले जिले में से एक ही जिला हमारा हरियाणा का ऐसा है जिसकी सीमा उत्तराखंड से लगती है, और वो है यमुनानगर। क्योंकि आपको पता है कि यमुना नदी आती है और उत्तराखंड से ही आती है, तो उससे थोड़ी सी सीमा जो है हमारी उत्तराखंड से लगती है। और 14 नंबर क्वेश्चन है दिल्ली से सीमा बनाने वाले जिले कहा गया है। तो दिल्ली से सीमा बनाने वाले जिले जो हैं वो है सोनीपत, झज्जर, और फिर उसके बाद आपको पता ही है क्या है, फरीदाबाद और है। यानी कि हमारे जो हरियाणा का जो क्षेत्र है उसका कितना प्रतिशत, कुल क्षेत्रफल में से कितना प्रतिशत हिस्सा वायु से अपर्दित है, वायु के अपर्दन से अपर्दित होता है। तो वायु के बहाव से अपर्दित होने वाला जो क्षेत्र है वो 15 लाख हेक्टेयर। कितना? 15 लाख हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 16 है लाल चेस्टनट मिट्टी राज्य में कहाँ पाई जाती है? लाल चेस्टनट मिट्टी, इसको कहीं ना कहीं लेटराइट मिट्टी भी कहा जाता है, और हमारे देश में अगर देखा जाए तो ये तमिलनाडु राज्य में पाई जाती है, और हरियाणा में अगर पूछा जाए तो ये लाल चेस्टनट मिट्टी जो है ये हमारे यमुनानगर में पाई जाती है। इसमें शिवालिक श्रेणी से कौन सा पत्थर मिलता है? शिवालिक श्रेणियां हैं जो हमारे पंचकुला, अंबाला क्षेत्र में जो है लगा हुआ है, और ये हिमालय पर्वत श्रेणी का ही एक हिस्सा है। शिवालिक पर्वत श्रेणियां। राज्य में शीत ऋतु में औसत तापमान कितना होता है? तो जो सर्दियों का सीजन होता है हमारे राज्य में, तो उसमें पूछा है कि औसत 12 डिग्री
सेल्सियस जो है औसत तापमान हमारे राज्य में पाया जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर जगह ही 12, कहीं पर 4 डिग्री सेल्सियस होगा तो कहीं पर 8 डिग्री सेल्सियस होगा तो कहीं पर 15 तो कहीं पर 17, इस तरह से एक एवरेज निकल जाती है और 12 डिग्री सेल्सियस जो है पूरे राज्य का माना गया है। क्वेश्चन नंबर 19 है, जवाहर नहर का संबंध किस नहर से है? जवाहर नहर जो है ये 1984 में बनाई गई थी। इसका पूरा नाम है जवाहरलाल नेहरू कैनाल है ये, और इसको जो है दक्षिणी हरियाणा और उत्तरी राजस्थान के शुष्क प्रदेशों को 1984 में पड़े सूखे की वजह से उनकी फसलों को बचाने के लिए जो है इसका निर्माण किया गया था। और इस नहर का उद्गम क्षेत्र जो है वो भाखड़ा नहर है। भाखड़ा नहर से जो है यह नहर निकाली गई है। नंबर 20 क्या कह रहा है, हरियाणा की प्रमुख नदियां कितनी हैं? तो हरियाणा की प्रमुख नदियां पूछा है, तो प्रमुख नदियां जो हैं वो 8 हैं, और इन 8 प्रमुख नदियों में से कोई भी यमुना नदी को काउंट न करे, क्योंकि यमुना नदी हरियाणा में एंटर नहीं करती है। यमुना नदी से कैनाल निकाली गई है, एक नहर निकाली गई है यमुना, पश्चिमी यमुना नहर के नाम से, बस वही आती है और ये प्रमुख नहर है। यमुना नदी हरियाणा की प्रमुख नदी नहीं है। तो ये ध्यान रखिए, 8 प्रमुख नदियां ही हरियाणा की जो है प्रमुख नदियां हैं। हेनसांग की किस पुस्तक में थानेश्वर का जिक्र है? तो हेनसांग एक चीनी यात्री थे और ये राजा हर्षवर्धन के समय में जो है भारत आए थे, और भारत में भी कहाँ, हरियाणा में जो हमारे थानेसर में जो राजा हर्षवर्धन का शासन था वहाँ ये आए थे। यात्रियों में यात्री, इस चीनी यात्री हेनसांग को राजकुमार कहा जाता है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसमें हरियाणा का और पूरे भारत के कल्चर के विषय में जहाँ जहाँ ये गए, इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया, उन सब के विषय में इसने एक पुस्तक लिखी, और उस पुस्तक का नाम है CUT। क्या नाम है? CUT। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई? हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं पूछ रहा है। तांबे की मुद्राएं जो है हर्षवर्धन के समय की बनी हुई, वो कहाँ से प्राप्त हुई? वो हरियाणा के सोनीपत जिले से प्राप्त हुई है। तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हर्षवर्धन ने अंतिम आक्रमण किस पर किया था? हर्षवर्धन ने एक अंतिम आक्रमण किया था। बड़ा ही प्रतापी राजा हुआ है ये वर्धन वंश का, और इसने बहुत कुछ जो है भारत में नया करके दिया है। और एक ऐसा ये राजा था जिसकी 2 राजधानियां थी, और इसने अपनी एक राजधानी जो कि कन्नौज नाम की दूसरी राजधानी उसने अपनी बहन को, राजश्री उसका नाम था, उसको एज ए गिफ्ट कर दी। तो देखिए, जो हर्षवर्धन था उसका अंतिम आक्रमण उड़ीसा पर था। 643 ईस्वी में उसने उड़ीसा पर अंतिम आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, हर्षवर्धन का राज्याभिषेक कब और कहाँ हुआ था? तो हर्षवर्धन का राज्याभिषेक पूछा है, कब हुआ था और कहाँ हुआ था? तो हर्षवर्धन का राज्याभिषेक जो है बहुत ही जल्दी हो गया था। वह इतना जो मैच्योर है वो नहीं हो पाया था, लेकिन फिर भी उसने अपने राज्य को अच्छे से रूल किया था। हर्षवर्धन का राज्याभिषेक जो है 612 ईस्वी में हुआ था, और इसका जो राज्याभिषेक हुआ था वो कन्नौज में हुआ था। कहाँ हुआ था? कन्नौज में। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, मध्यपुरा पाषाण के औजार कहाँ से प्राप्त हुए? मध्यपुरा पाषाण काल के औजार प्राप्त हुए खुदाई के दौरान, तो वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो वो पंचकुला के कालका क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। मध्यपुरा पाषाण काल के औजार कहाँ से प्राप्त हुए? पंचकुला के कालका क्षेत्र से। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, प्राचीन सीसवाल संस्कृति किस जिले में है? तो प्राचीन सीसवाल संस्कृति हुई है, यह एक अलग ही तरह की संस्कृति है। इनका रहन सहन और पहनावा वगैरह जो है इनका थोड़ा डिफरेंट है, और बहुत ही अच्छी संस्कृति है। और ये जो है सीसवाल जो संस्कृति है ये हिसार जिले में हुई है, और सीसवाल गांव में इसका जो है ज्यादातर बसेरा मिलता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, बनावली की खोज कब और किसने की थी? तो बनावली की खोज, बनावली जो है एक पूरा स्थल है, और यहाँ से हमें ऐतिहासिक रूप से बहुत सी जानकारियां प्राप्त हुई है। तो बनावली जो है इसकी खोज 1973-74 में बिष्ट नामक खोजकर्ता ने की थी। बिष्ट नामक खोजकर्ता ने।
क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, राखी गढ़ी किस नदी के किनारे स्थापित हुआ था। तो राखी गढ़ी के विषय में पूछा है और ये किस नदी के किनारे मौजूद रहा है ये क्षेत्र। तो दृश्यद्वती नदी के किनारे, दृश्यद्वती नदी के किनारे राखी गढ़ी मौजूद था। क्वेश्चन नंबर 9 है, भिंडराना पूरा स्थल कहाँ स्थित है। तो भिंडराना पूछा है, ये भी एक बहुत ही ऐतिहासिक पूरा स्थल है। यहाँ से भी खुदाई के दौरान बहुत सी जो है पुरातात्विक वस्तुएं मिली हैं और ये फतेहाबाद जो अब एक जिला है उसमें स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, चित्रित धूसर मृद भांड संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले। चित्रित धूसर मृत भांड के जो अवशेष है वो कहाँ से मिले पूछा है। तो सबसे पहले तो चित्रित धूसर मृत भांड है क्या, ये चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं और इन पर जो है हाथों से कलाकारी की हुई होती है और उसमें कलर जो है फिल किए होते हैं। तो इस तरह के जो बर्तन हुए हैं, जो संस्कृति हुई है, ये कहाँ पनपी थी। तो ये कुरुक्षेत्र में भगवानपुरा से प्राप्त हुए हैं। तो कुरु भगवानपुरा से। क्वेश्चन नंबर 11, पाकिस्तान में घग्गर नदी को क्या कहा जाता है। तो पाकिस्तान में घग्गर नदी हरियाणा की प्रमुख नदी है और यह नदी जो है पाकिस्तान की तरफ चली जाती है और पाकिस्तान में इस नदी को हकरा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? हकरा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, हरियाणा से हकरा संस्कृति के प्रमाण कहाँ से मिले हैं। हमारा जो राज्य है हरियाणा से हकरा संस्कृति जो घग्गर नदी के किनारे सबसे पहले लोग बसे थे उनको हकरा संस्कृति के नाम से जाना जाता है और इस संस्कृति के निशान जो हैं वो हमारे प्राचीन एक गांव है और यहाँ पर प्राचीन हवेलियाँ मिली हैं। तो ये गांव है कुनाल गांव में हकरा संस्कृति के निशान पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, घग्गर के किनारे बसी सभ्यता को क्या कहा जाता है। घग्गर नदी के किनारे बसी सभ्यता को ही हकरा कहा जाता है, हकरा संस्कृति कहा जाता है। तो बोलिए स्टूडेंट, कितने अच्छे क्वेश्चन लगे आप लोगों को। ये सुनने में भी अच्छे लगते हैं, याद करने में भी अच्छे लगते हैं और ये क्वेश्चन जो है कंपटीशन एग्जाम में भी आते हैं। तो इनको अच्छे से 2-3 बार वीडियो को देखिए और इनको याद कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखते ही देखते हम 13 क्वेश्चन सॉल्व करके अब हम 14 क्वेश्चन पर आ गए हैं और यहाँ भी आपको जबरदस्त क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अभ्यास करते रहिए, पढ़ते रहिए, लर्न करते रहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, आर्य सर्वप्रथम हरियाणा में कहाँ बसे थे। आर्य जो है सर्वप्रथम हमारा जो क्षेत्र है हरियाणा क्षेत्र या उत्तर भारत का क्षेत्र, यहाँ पर जो सभ्यता प्राचीन समय में पनपी है वो मध्य एशिया से आए आर्य लोगों के बाद जो है यहाँ पर संस्कृति का उदय होना शुरू हुआ था। तो उन्होंने इसी क्षेत्र में अपना डेरा जमाया था। तो हरियाणा के सप्त सिंधु प्रदेश में आकर के ये बसे थे। ये सप्त सिंधु प्रदेश क्या है, ये नदियां जो हमारे हरियाणा के क्षेत्र से निकलती हैं, इन नदियों के बीच का जो क्षेत्र है इनको सप्त सिंधु कहा गया है और यहाँ पर आर्य लोग सबसे पहले आकर के बसे थे। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। सप्त सिंधु प्रदेश का एक बड़ा भाग हरियाणा है। तो सप्त सिंधु यानी कि जो 7 नदियों वाला क्षेत्र है उसका एक बहुत बड़ा भाग जो है हमारा हरियाणा मौजूद है और बाकी यह क्षेत्र जो है पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल, उत्तर प्रदेश इनमें भी फैला हुआ है। और क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, यमुना और सरस्वती नदी के किनारे खेती किसने शुरू की थी। तो प्राचीन समय की बात है, यमुना और सरस्वती नदी एक फेमस नदियां होती थी उस समय में और ये जो है बहुत विस्तृत क्षेत्र को सिंचित करती थी। और यहाँ जो है हरियाणा क्षेत्र में कुरु जंगल होता था, जंगल को काट करके खेती योग्य भूमि को तैयार किया गया इन दोनों नदियों के बीच में। और कुरुओं ने जो है इस जमीन पर खेती सबसे पहले की थी। किसने? कुरुओं ने।
क्वेश्चन नंबर 17 है, कुरु प्रदेश का जिक्र कहाँ मिलता है। देखिए कुरु प्रदेश का जिक्र कहाँ मिलता है, आप खुद ही देखिए। हम जो है बीसी में चले जाते हैं, जो क्राइस्ट से पहले का समय हुआ है, जन्म से पहले का समय हुआ है, ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय जो है वो बीसी है। और वहाँ देखिए महात्मा बुद्ध जब हुए हैं तो बौद्ध साहित्य में जो है कुरु प्रदेश का जिक्र मिलता है, बौद्ध साहित्य में। तो बहुत ही प्राचीन क्षेत्र रहा है हमारा हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 18, गांधारों ने किसके समय हरियाणा पर हमला किया था। तो गांधार जो थे ये अफगानिस्तान क्षेत्र में गांधार है, और वहां से जो है हमलावरों ने हरियाणा क्षेत्र पर हमला किया था। तो किसके समय में हमला किया था पूछा गया है। तो उस समय राजा शांतनु होते थे, राजा शांतनु के समय में गांधारों ने हरियाणा पर हमला किया था। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, कुरु बौद्ध काल में क्या था। कुरु जो क्षेत्र है वो बौद्ध काल में क्या था पूछा है। तो आंसर है यह बौद्ध काल का एक मुख्य महाजनपद था। तो बौद्ध काल का एक मुख्य महाजनपद था। जब बौद्ध समय होता था तो उस समय में जनपद होते थे, और जनपद भी क्या, उनमें भी महाजनपद होते थे, और उनमें से एक महाजनपद हमारा कुरुक्षेत्र था। क्वेश्चन नंबर 20, वेदों से घनिष्ठता के कारण यहाँ के लोग यहाँ के नियम मान्य थे। जो हमारा क्षेत्र था, कुरुक्षेत्र था, यहाँ वेदों की रचना हुई है, और वेदों से अटैचमेंट की वजह से, घनिष्ठता की वजह से जो है यहाँ के लोगों में वेदों के नियम रचे बसे पड़े थे। तो इसलिए यही के नियम ही अधिकतर मान्य हुए। क्वेश्चन नंबर 21, संख्या दर्शन के जनक कौन थे। तो संख्या दर्शन हुआ है, संख्यात्मक जो कैलकुलेशन वगैरह की जाती थी, तो उस दर्शन के जनक पूछा है तो कौन हुए, वो एक मुनि हुए हैं, और वो थे कौन, कपिल मुनि। कौन हुए हैं, कपिल मुनि। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, कपिल मुनि कहाँ के रहने वाले थे। तो वो कहाँ के रहने वाले थे कपिल मुनि, ये पूछा है। उन्होंने संख्यात्मक दर्शन का तो जन्म किया ही है, लेकिन वो जो है कैथल के कलायत के रहने वाले थे। कैथल जो हमारा आज जिला है उसमें गांव है कलायत, और उसके वो रहने वाले थे कपिल मुनि। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, गौतम मुनि किसके वंशज थे। तो गौतम मुनि पूछा है। गौतम बहुत ही अच्छे और बहुत ही प्रतापी मुनि हुए हैं। इन्होंने भी बहुत तपस्या की है, और ये जो है चमन ऋषि के वंशज थे। चमन ऋषि कौन हुए हैं, दक्षिणी हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में जो ढोसी की पहाड़ियां हैं वहां से संबंध रखते हैं चमन ऋषि, और वहां पर उन्होंने काफी लंबे समय तक तपस्या की, और उन्होंने चमनपरास का जो है निर्माण भी किया था। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहे हैं, सम्राट अशोक का स्तंभ राज्य में कहाँ था। तो सम्राट अशोक मौर्य वंश के महान शासक हुए हैं। उन्होंने एक के बाद एक 84,000 जो है लिपियों में, अपनी लिपियों में जो है स्तंभ, अभिलेख आदि बनवाए हैं। तो उनमें से एक प्रमुख स्तंभ जो है वो अपने हरियाणा के टोकरा नामक स्थान पर स्थित था, और वो अब दिल्ली है। तो दिल्ली इसको जो है तुगलक वंश के दौरान दिल्ली ट्रांसफर कर दिया गया। तो क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। पिंजौर एक समय जैन दर्शन केंद्र होता था। जो हमारे पंचकुला में पिंजौर है वो एक समय में, प्राचीन समय में जो है जैन दर्शन का एक केंद्र होता था। और क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, अशोक ने कुणाल गांव में पहली लाट लगवाई थी। तो पहली लाट का मतलब क्या है, उन्होंने अपने पत्थरों पर जो खुदाई करके जो जानकारियां वो अंकित करते थे, तो वो पहली लाट जो है उन्होंने कुणाल गांव में लगवाई थी। और ये कुणाल गांव कहाँ है, फतेहाबाद में है। ये बड़ा ही प्राचीन कुणाल गांव है। और कुणाल गांव से संबंध किसका है, तो यहाँ पर आया था कुणाल गांव से संबंध ये रहा। देखिए हरियाणा से हकरा संस्कृति के प्रमाण कहाँ से मिले, कुणाल गांव से। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27 है, 7वीं सदी में हर्ष ने बौद्ध धर्म को पुनः संरक्षण दिया। तो 7वीं सदी में जब हर्षवर्धन का समय आया तो उनका राज्याभिषेक पता है ना आपको, 612 में हुआ था कन्नौज में। तो उन्होंने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था, बौद्ध धर्म को मान्यता दी थी।
क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? चीनी यात्री हेन सांग हर्ष के शासन में भारत आया था। तो चीनी यात्री ये पहले बताया जा चुका है, जो हेन सांग थे वो हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान जो है भारत आए थे और उनको यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है। और आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? हर्ष का दरबारी कवि बाणभट्ट था। हर्ष का एक दरबारी कवि था और जिसका नाम था बाणभट्ट, और उसने क्या हर्ष चरित्र उन्होंने लिखा था। तो हर्ष चरित्र की रचना किसने की थी? बाणभट्ट ने। और ये कवि भी थे और ये दरबार में भी जो है इनको स्थान मिला हुआ था। बड़े ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को जल्दी से देखने को नहीं मिलेंगे। इन क्वेश्चन को घोट करके पी जाइए, 2 से 3 बार वीडियो को जरूर देखिए, जरूर से जरूर देखिए। आप लोगों का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो और भी ज्यादा हाई हो जाएगा और आप जब एग्जाम में जाएंगे तो आपके चेहरे पर चमक होगी और आधे से ज्यादा तो आपका जो प्रश्न पत्र है वो उसी कॉन्फिडेंस से सोल्व हो जाता है। तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? आप जितनी भी जॉब निकलती है उनको अप्लाई करते रहिए और अपनी स्टडी करते रहिए, और स्टडी करते हुए आप अपना जो जीके लेवल है उसको भी आगे बढ़ाते रहिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर करना न भूलें, और जितने भी न्यू मेंबर इस वीडियो को देख रहे हैं वो कृपया करके सब्सक्राइब करना न भूलें। सब्सक्राइब करने से आप लोगों को भविष्य में आने वाली और भी ढेर सारी एक से एक बढ़ के जो वीडियो अपलोड की जाती हैं वो आपको मिल सकेगी। तो इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। मैं संजय कुमार और भी आपके लिए इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियो लेकर के जल्द ही हाजिर हो जाऊंगा। नमस्कार, जय हिंद। देख रहे हो प्रश्नों को, अरे देख रहे हो प्रश्नों को, कल पर कब तक टालोगे? कल पर कब तक टालोगे? आ जाएगा एग्जाम जब सिर पर, आ जाएगा एग्जाम जब सिर पर, तो टेंशन कैसे संभालोगे? तो किसका इंतजार कर रहे हो भाई? आप चैनल को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक से एक जो वीडियो पहले से अपलोड की जा चुकी हैं और आगे भी अपलोड की जा रही हैं उनको देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, और आपका अपना चैनल आपके साथ रहेगा सदा। यहाँ पर आप लोगों के लिए कॉम्पिटिशन एग्जाम में आने वाले जबरदस्त क्वेश्चन जो है शामिल किए गए हैं। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, और जो भी न्यू मेंबर्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस जो हमारा स्टडी टिपलेट चैनल है इसको सब्सक्राइब करने की कृपा करें, ताकि उनको फ्यूचर में जो है और भी ऐसी ही बढ़िया से बढ़िया वीडियो जो है जो नॉलेज इंक्रीज करने वाली वीडियोज हैं वो आपको प्रोवाइड करवाई जा सके या वो आपको अवेलेबल हो सके। तो इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। मैं और ढेर सारी यूजफुल वीडियो के साथ फिर से हाजिर हो जाऊंगा।